हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मैं विशाल। कल अपन ने इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी और अपन ने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी। जैसे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या होता है, ठीक है। कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ा था हमने, इंसॉल्वेंसी एक्ट्स और क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक सारफेसी एक्ट आता है उसके बारे में अपन ने बात की थी। सो मेक श्योर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख के आइए, ताकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐसा ही है, लिंक से लिंक मिला के चलेंगे तभी ही अपन आगे कंटिन्यू ढंग से पढ़ पाएंगे, अदरवाइज अपने कॉन्सेप्ट्स मिस होते रहेंगे। समझ आया? तो आप यही करिए, पहले वो देख के आइए फिर ये लेक्चर देखिए, है ना। आज अपन बात करेंगे बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित जो समितियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहली समिति है गोरेवाला समिति, जो 1952 में आई थी। इसकी सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई कर दिया गया, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जो गोरेवाला समिति है, या ऐसे आ सकता है एसबीआई बैंक किसकी सिफारिश पे राष्ट्रीयकृत हुआ, या किसकी सिफारिश पे एसबीआई को राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। गोरेवाला समिति की सिफारिश पे किया गया था 1955 में। फिर आता है गोडगिल स्टडी ग्रुप 1968, और इसकी सिफारिश पर लीड बैंकिंग स्कीम स्टार्ट की गई, याद रखना। इसके बाद आता है बी शिवरमन समिति 1978, नाबार्ड की स्थापना की जाए, जो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना किसके कहने किस समिति की सिफारिश हुई? बी शिवरमन समिति के। अब सेकंड क्वेश्चन आता है नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। नाबार्ड का रहता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये नाबार्ड की फुल फॉर्म रहती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आती है नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975। ये आरआरबी की स्थापना के लिए इसने कहा था। आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसके अलावा अपन आगे देखते हैं नरसिम्हन समिति। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा ही होगा, ऑलमोस्ट हर बैंकिंग सुधार में नरसिम्हन समिति का नाम दिख रहा था हमको, ठीक है। ये आपका सारा एक ही जगह आ गया, तो आपको याद करने में काफ़ी इजी रहेगा। सबसे पहले जो नरसिम्हन समिति पहली थी, ये फर्स्ट 1991 में आई थी, ठीक है। इसने कहा बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद निजी और विदेशी बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। सरकारी बैंकों को स्वायत्ता दी जाए। एनपीए वसूली हेतु डीआरटी की स्थापना की जाए। आपने देखा ही था, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का हुआ था स्थापना, ठीक है। और एआरसी को प्रोत्साहित किया जाए। आपने देखा था पिछले लेक्चर में असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नाम से आया था, ठीक है। जो क्या करती थी, जो पुराने बैंक थे, बैंकों के जो एनपीए थे वो खरीद कर वो अपने पास रखती थी और खुद उस पर वसूल करने का कार्य करती थी, ठीक है। इसके बाद इसकी सिफारिश पर ही दूसरी पीढ़ी के बैंकों को लाइसेंस दिया गया और बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की गई, ठीक है। ये बैंकिंग लोकपाल और ये सब अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है, तो मेक श्योर वो आप देख के आइए, ताकि आपको डिटेल में समझ आएगा और आप ज़्यादा ये रिलेट कर पाएंगे किस चीज़ से, ठीक है। अब नरसिम्हन समिति 2 1998, इसमें क्या था, सरकारी बैंकों को अधिक स्वायत्ता दी जाए ताकि प्रतिस्पर्धा कर सकें। मजबूत तथा बड़े बैंकों को आपसी विलय किया जाए ताकि बैंकों का वैश्विक पहचान मिले। अगर कोई बड़े बैंक मिलेंगे, ठीक है, तो वो जो अपन ये कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके अलावा 4 स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था की भी अवधारणा प्रस्तुत की। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जिला और ग्राम। ऐसे करके 4 स्तर की बैंकिंग व्यवस्था स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में बेसल मानकों को अपनाने की सिफारिश भी नरसिम्हन समिति ने ही दी थी। 1999 में एस.एन. वर्मा पैनल ने छोटे तथा कमजोर बैंकों के आपसी विलय की सिफारिश भी की थी, ठीक है। एस.एन. अब इसमें 2 चीज़ें रहेगी, याद रखना। बड़े और मजबूत बैंकों के विलय हेतु किसने सिफारिश की? नरसिम्हन समिति। जबकि छोटे प्लस कमजोर बैंकों की सिफारिश किसने की थी विलय की? एस.एन. वर्मा। एस.एन.
वर्मा। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग आ सकता है, एक सेकंड में पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, सो ये मैं आप यहाँ पे आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर अभी आप देखो नोट्स बनाओ तो आपको बिल्कुल भी इशू नहीं है। एस.एन. वर्मा कर दिया और यहाँ पे नरसिम्हन समिति कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर इसमें आता है दामोदरन समिति। ठीक है, ये 2010 में आई थी। कार्य क्या था? ग्राहक सुधार। ठीक है, इन्होंने ग्राहक सुधार के लिए अपनी सिफारिश दी। इसके बाद आता है एम.वी. नेड समिति 2011 में। इसने प्राथमिक क्षेत्र सुधार को निरंतर रखा जाए, इसकी सिफारिश की। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र सुधार लाइक कृषि और हो गया, ये सब हो गया जो प्राथमिक क्षेत्र से कनेक्टेड रहते हैं, सो उनमें सुधार के लिए इसने बात कही। इसके बाद एम.बी.एन. राव समिति 2013 में भारतीय महिला बैंक की स्थापना की जाए। सो इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या कहा था? भारतीय महिला बैंक की स्थापना की जाए। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना की सिफारिश की बात किसने की? एम.बी.एन. राव समिति 2013। समझ आया? ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं पी.जे. नायक समिति। अब अपन देखते हैं पी.जे. नायक 2016 में आई थी। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की जाए, इन्होंने ये बात किया। और लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या होता है। ठीक है, ये कैसे कार्य करता है, और इसके अलावा कि ये बेसिकली होता क्या है, इसकी जो एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने पढ़ी थी कि ये 7 सदस्यीय एक बोर्ड होता है। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है वो जो सार्वजनिक जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, ठीक है, उनके बड़े पदों पे नियुक्ति का कार्य इसको दिया गया। ठीक है, ओके। इसके बाद आई थी उर्जित पटेल समिति, जिसका गठन हुआ था 2013 में। मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाए, पहली सिफारिश थी। सीपीआई आधारित महंगाई को लक्षित किया जाए और सीपीआई को इन्फ्लेशन का मुख्य सूचकांक बनाया जाए। ठीक है, सीपीआई मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये उर्जित पटेल समिति की सिफारिश थी। उर्जित पटेल समिति भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर अपन आगे चलते हैं, तो एक आती है विमल जालान समिति। आप अगर एग्जाम छोड़ देते हो तो आपने इनका नाम सुना होगा। इस विमल जालान समिति फर्स्ट 2013 में आई थी। कार्य क्या था? बैंकिंग लाइसेंस देना। और 2015 में बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक को दिया गया। इसके अलावा जो विमल जालान समिति सेकंड थी वो 2018 में आई। उसने क्या किया? उसने कि आरबीआई तथा केंद्र सरकार के बीच आरक्षित निधि को लेकर चल रहे विवाद के समाधान हेतु गठित की गई। ठीक है, तो उस वक्त क्या है, आरआरबी और केंद्र के बीच में जो विवाद चल रहा था कि जो आरक्षित निधि है उस पर बेसिकली किसका ज़्यादा हक है। सो उसके समाधान हेतु इसको उसके उत्तर हेतु इसको गठन किया गया। इसके बाद इसकी सिफारिश क्या थी? आरक्षित निधि 20 से 24.5% मेंटेन किया जाए और आकस्मिक निधि 5 से 6.5% तक मेंटेन किया जाए। ये वापस याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आरक्षित निधि में कितना था? 20 से 24.5%। और आकस्मिक निधि में कितना था? 5 से 6.5%। ठीक है, इनकी सिफारिश पर आरबीआई ने सरकार को 1.76 लाख रुपए करोड़ रुपए हस्ताक्षरित किए थे। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद एक दूसरी टर्म आती है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होता है? किसी को आइडिया है? ठीक है, कॉल मनी मार्केट क्या होता है? दिन प्रतिदिन के लेन देन के दौरान बैंक के आपसी लेन देन को। ठीक है, जैसे दो बैंक है, ये एक लोकेशन हो गई। ठीक है, एक बैंक ये रहा, एक बैंक ये रहा। अब कभी इस बैंक ने इससे पैसे ले लिए, कभी इसने इससे पैसे ले लिए। ठीक है, कभी इसने इसको पैसे दे दिए, कभी इसने इसको पैसे दे दिए। तो ये आपसी लेन देन का रहता है जो यूजुअली डेली बेसिस का ही रहता है। ठीक है, इसके बाद इसका उपनाम क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। मनी एट कॉल इसको कहते हैं। एक शॉर्ट टर्म मार्केट है, मैक्सिमम 14 डेज के लिए लेन देन रहता है। इसका मतलब क्या है? जो भी मैक्सिमम लेन देन होगा वो 14 डेज है उसके अंदर सारा क्लियर करना होता है। ठीक है, अब इसमें दो टर्म्स और देखते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी। अगर एक दिन का उधार है, एक दिन के लिए अमाउंट लिया गया है, उसको कॉल मनी कहा जाएगा। लेकिन अगर एक दिन से अधिक के लिए लिया गया है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? नोटिस मनी का कहेंगे।
जिस ब्याज दर पर ये लेन देन किया जाता है वो कॉल रेट या ऑफर रेट कहलाता है। कॉल रेट को रेफरेंस रेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति निर्धारण के समय इस कॉल रेट को आधार या संदर्भ के रूप में लेते हैं। ठीक है, सो क्या है, ये एक बेस रेट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। तो इसी कारण इसमें जो ये बेस रेट है उसके अकॉर्डिंग इसको रेफरेंस रेट भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म आती है लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ये क्या रहता है? ये विश्व का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है। ठीक है, कॉल मनी अपन ने अभी देखा था। कॉल मनी क्या था? कॉल मनी था एक दिन के लिए लिया गया उधार। ये देखिए, एक दिन के लिए लिया गया उधार। सो भारत का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट कौन सा है? मीबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। जबकि विश्व का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट कौन सा है? लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है, सो ये एक तो मीबोर एंड लिबोर, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखिएगा इसका। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ये तो भारत का है, एम फॉर मुंबई। ठीक है, और एल फॉर लंदन। ठीक है, सो ये तो विश्व का हो गया सबसे बड़ा मनी मार्केट और ये भारत का सबसे बड़ा मनी मार्केट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में मत कंफ्यूज हो जाना बस। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं तो फिर एक आता है कॉन्सेप्ट कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, CAR, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ऑल्सो नोन एज कैपिटल टू रिस्क वेट असेट्स रेशियो, CRAR। बैंक को जोखिम युक्त परिसंपत्तियों का एक निश्चित हिस्सा अपनी स्वयं की पूंजी का मेंटेन करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ अभी। बेसिकली ऐसा होता है कि बैंक होते हैं जो बैंक को सर्वाइव करने के लिए एक पर्याप्त कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइक अगर बैंक, कोई भी बैंक, उसको सर्वाइव करना है तो एक मिनिमम उतना कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, सो उसी को CAR कहा जाता है। अपन ये मान सकते हैं कि लाइक कुछ एक ये अमाउंट है और ये चाहिए होती है उसको मेंटेन करने के लिए। और ये जो अमाउंट होती है ये केंद्रीय बैंकिंग संस्थान होती है। ठीक है, ये वो बताता है कि अपन को कितना मेंटेन रखना है। ठीक है, अब ये क्या है, ये बैंकों को है ना एक अनचाहे रिस्क से है ना, ये मान सकते हैं सुरक्षा देता है। ठीक है, और लिक्विडिटी रिस्क के साथ साथ क्रेडिट रिस्क भी ये बचाता है। अब सब सवाल ये होता है कि भाई कोई भी बैंक है, ये बैंक है, इसमें पूरे देश की इकोनॉमी है इसके अंदर। ठीक है, पूरे देश के पैसे हैं। अगर ये बैंक दिवालिया हो जाता है तो कितना बड़ा कोलैप्स आ सकता है, इकोनॉमी पे कितना बड़ा सवाल उठ सकता है। ठीक है, और अपन ये मान सकते हैं कि आर्थिक मंदी की स्थिति तक आ सकती है। ठीक है, सो ये कुछ होता है। तो इसी के लिए एक CAR मेंटेन किया जाता है कि आपको इतना अमाउंट एक मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इतना एक कैपिटल टू रिस्क रेशो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बैंक को जोखिम युक्त परिसंपत्तियों का एक निश्चित हिस्सा अपने स्वयं की पूंजी का मेंटेन करना होता है। ठीक है, इस दिवालिया होने से पहले जमाकर्ताओं की पूंजी का उपयोग किए बिना घाटे की स्थिति से निपटने की क्षमता। ठीक है, सो ये बस ये अपन ये मान सकते हैं कि ये बैंक का एक सेवियर है। कोई बैंक के लिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बैंक की दिवालिया होने लग जाए तो वो कुछ अमाउंट अपने पास रखता है। ठीक है, जो उसको थोड़ा सा बाहर निकलने में मदद करती है। CAR की अवधारणा बेसल मानकों के तहत अपनाई गई, जैसे मैंने बताया, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, BIS द्वारा जारी किए जाते हैं ये बेसल मानक। अब BIS क्या है? ये 1930 में स्थापना हुई थी इसकी। मुख्यालय बेसल, स्विट्जरलैंड में। गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था के स्वस्थ, पारदर्शी, उत्तरदायी विकास हेतु नियम बनाना। सो बेसिकली ये बैंक के लिए एक तो स्वस्थ, पारदर्शी, उत्तरदायी विकास हेतु नियम बनाता है ताकि बैंकिंग कार्य है वो एकदम अच्छे से ढंग से चल पाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारत ने 1996 में BIS की सदस्यता ली थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि भारत ने इसकी सदस्यता कब ली। वर्तमान में बेसल तीन मानकों की पालना की जा रही है, जिसके तहत 9% CAR मेंटेन करना है और ये पालना बाध्यकारी नहीं है। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में आ सकता है कि अगर ये बाध्यकारी है कि नहीं है, तो ये बाध्यकारी नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। CAR का उद्देश्य क्या रहता है?
जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। सो इसका मेन पर्पज़ यही है कि आप रिस्क मैनेजमेंट करिए, ऐसी कोई स्थिति ना आए जिससे अर्थव्यवस्था का पूरा कोलैप्स हो जाए। ठीक है। DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, स्थापना कब हुई थी? 1978 में। ये बेसिकली RBI के अंडर में आती है। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, ये जो भी बैंक खाते हैं उनके 5 लाख तक की राशि का एक बीमा करती है, इंश्योरेंस करती है। ठीक है। और ये जो बीमा होता है ये जो बैंक होते हैं वो खुद करवाते हैं। ठीक है। जैसे अगर मेरा अकाउंट SBI में है तो मेरे अकाउंट का बीमा इंश्योरेंस SBI करवाएगा RBI से। ठीक है। ये तब काम आते हैं, सपोज़ कोई देश में कोई ऐसी स्थिति आ गई कि कोई बैंक एकदम हो गया उसका एकदम दिवालिया निकल गया। ठीक है। अब कुछ भी नहीं रहा उसके पास। उस सिचुएशन में जो भी अगर किसी के सपोज़ 6 लाख थे या 10 लाख थे या 20 लाख थे खाते में, तो उसको एक इंश्योरेंस अमाउंट 5 लाख तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। आई होप ये चीज़ें ना हो, क्योंकि फिर लोगों का बैंकों से ट्रस्ट ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि ये ट्रस्ट बहुत मुश्किल से जुड़ा है। पहले लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, हालांकि अभी कुछ टाइम में, कुछ सालों में लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है, UPI और यूज़ कर रहे हैं। लेकिन पहले लोग अकाउंट भी नहीं खुलवाते थे। ठीक है। लोग अपना पैसा खुद के पास ही सुरक्षित समझते थे। इसके बाद आता है वित्तीय स्थिरता विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। ये रघुराम राजन समिति की सिफारिश 2008 की सिफारिश पे बनाई गई थी। ठीक है। स्थापना 2010 में हुई थी इसकी। अध्यक्ष इसके वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन फिर इसमें आगे देखते हैं तो इसके सदस्य RBI गवर्नर, वित्त सचिव, वाणिज्य सचिव, सेबी चेयरमैन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, PFRDA चेयरमैन, IRDA चेयरमैन। और कार्य क्या होता है इसका? विनियामक संस्थाओं को एक मंच पर उपलब्ध करवाना तथा समन्वय स्थापित करवाना। अब आप गौर करोगे तो ये सारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वही है ये सारी। ठीक है। सो इन सब को एक मंच पे लाते हैं। ठीक है। जैसे RBI हो गया, सेबी हो गया। ठीक है। सो ये बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, तो इनको एक मंच पे लाके समन्वय, एक कम्युनिकेशन स्थापित करवाना, कोऑर्डिनेट स्थापित करवाना। ठीक है। उद्देश्य क्या रहता है? वित्तीय स्थिरता लाना, वित्तीय साक्षरता लाना और वित्तीय समावेशन लाना। ठीक है। वित्तीय स्थिरता मतलब इन्फ्लेशन को एक अपन ये कह सकते हैं कि एक बेस रेट पे रखना। ठीक है। ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। वित्तीय साक्षरता, लोगों को शेयर मार्केट, बैंकिंग और का नॉलेज होना, लोगों को पता होना पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सब। वित्तीय समावेशन लोगों की बैंकिंग और तक पहुंच हो गई, लोगों को बैंकिंग की नॉलेज हो गई। ये ओवरऑल चीज़ें मिला के वित्तीय समावेशन में अपन इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है NPA। ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग असेट, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था। यदि बैंक द्वारा दिए गए ऋण या मूलधन की वापसी 90 दिन तक न हो तो उसे NPA कहते हैं, अर्थात बैंक की परिसंपत्तियां जो प्रदर्शन या परफॉर्म नहीं कर रही हो। RBI ने NPA को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस NPA। अपन ने पढ़ा था कल, सब स्टैंडर्ड क्या होता है? अगर NPA घोषित होने के बाद 12 महीने तक एक सब स्टैंडर्ड रहेंगे, उम्मीद रखेंगे बैंक वाले कि पैसे शायद आ जाए, तो ये 12 माह तक सब स्टैंडर्ड NPA रहता है। डाउटफुल क्या होता है? 12 माह के बाद, अगर 12 महीने हो गए उसके बाद भी नहीं दे रहा तो बैंक को थोड़ा बहुत डाउट होता है कि शायद 10-20% आ जाए। लेकिन अगर 1% भी अब संभावना नहीं रही है कि पैसे वापस आएंगे तो उसको लॉस NPA कहा जाता है कि पैसे डूब गए। ठीक है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल NPA 2018-19 में निरंतर गिरावट दर्ज की है। सो इसमें जो NPA में अपन ने गिरावट देखने को मिली है। ठीक है। सो ये अपन आज का टॉपिक था। अपन ने आज कुछ चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे बैंकिंग समितियाँ हो गई उसके बारे में बात की, कॉल मनी मार्केट के बारे में बात किया। ठीक है। CAR के बारे में अपन ने बात किया। ठीक है। और DICGC के बारे में अपन ने बात किया। और ये जो वित्तीय स्थिरता विकास परिषद है इसके बारे में भी अपन ने बात किया। और NPA के बारे में फाइनली अपन ने बात किया। ठीक है। तो ये टॉपिक्स थे। आप कोई ज़्यादा ये टफ नहीं है, एकदम नॉर्मल बेसिक्स टॉपिक है। आप एक बार सेल्फ करोगे आपको और समझ आ जाएगा। अगर और कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।
कल मैं फिर आऊँगा नए चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए ये रेस्ट करिए और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और पीछे वाले टॉपिक्स भी कवर करते रहिएगा, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन ही सिलेक्शन की है। ठीक है। सो आज के लिए ये था। जय हिंद, जय भारत।